बोइंग 737 का एक विमान लैंडिंग करने के लिए एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस प्लेन का कंट्रोल एक ऐसे को पायलट के हाथों में था जिनके पास प्लेन उड़ाने का बहुत ही कम एक्सपीरियंस था। वहीं कैप्टन शराब के नशे में धुत था। वो पहले ही फर्स्ट ऑफिसर को कह चुके थे कि जैसे उड़ाना है प्लेन को उड़ाओ, मुझे मत बोलो कुछ करने के लिए। क्या होगा इस प्लेन के साथ, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 14 सितंबर 2008 शेरेमेटिवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को रसिया बोइंग 737 का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसे एरोफ्लोट नोड ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन एरोफ्लोट फ्लाइट 821। प्लेन में 82 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार होने लगे। इन पैसेंजर्स में से 7 बच्चे थे। हालांकि 3 लोग और थे जिन्होंने फ्लाइट का टिकट खरीदा, लेकिन वो तीनों फ्लाइट में आया नहीं। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इसे पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट रसिया में लैंड करना था। अकॉर्डिंग टू एरोफ्लोट, इस प्लेन को उनके वन ऑफ द बेस्ट पायलट उड़ाने वाले थे। कैप्टन रोडियन के पास ऑलमोस्ट 3670 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये एक्सपीरियंस बोइंग 737 प्लेन उड़ाने का नहीं था। इससे पहले वो सोवियत मॉडल का प्लेन उड़ाया करते थे, जैसे कि Tu-134, एंटोनोव AN-2। लेकिन बोइंग 737 एक वेस्टर्न बिल्ड एयरक्राफ्ट है। इन्होंने बोइंग 737 को सिर्फ 1190 घंटों तक उड़ाया था। फर्स्ट ऑफिसर रुस्तम थे और इनके पास 8713 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था, लेकिन इन्होंने भी सिर्फ 219 घंटे बोइंग 737 को उड़ाया था। बाकी का जो भी एक्सपीरियंस इनके पास था वो सोवियत प्लेन उड़ाने का था, जबकि एरोफ्लोट फ्लाइट 821 एक वेस्टर्न बिल्ड एयरक्राफ्ट था। वेस्टर्न और सोवियत बिल्ड एयरक्राफ्ट में बहुत सारा अंतर होता है, जैसे कि ज्यादातर सोवियत प्लेन में इंजन आगे होता था या फिर टेल में अटैच्ड होता था, जबकि बोइंग 737 का इंजन इसके विंग्स में एक सेपरेट डिस्टेंस पर फिट होता है। इंजन के इंस्टॉलेशन पर भी प्लेन के कंट्रोल्स में फर्क पड़ता है। इसके अलावा सोवियत प्लेन में हाइट को मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। इवन हाइट को कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से प्लेन की ऊंचाई कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मली इसे QFE सिस्टम कहा जाता है, जबकि वेस्टर्न एयरक्राफ्ट में QNH का यूज किया जाता है। इस सिस्टम में एल्टीट्यूड को सी लेवल से मेजर किया जाता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, सभी का लोकेशन भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुकला एयरपोर्ट को ऊंचे पर्वत पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई करीब 9337 फीट है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट समुद्र के किनारे स्थित है। लेकिन QFE सिस्टम के अनुसार दोनों एयरपोर्ट में अगर कोई प्लेन है तो दोनों का एल्टीट्यूड बराबर होगा, जो कि टेक्निकली गलत है, क्योंकि एयरपोर्ट की ऊंचाई ही अलग अलग है। इसके अलावा फ्लाइट डिस्प्ले में भी बहुत अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने स्क्रीन में 2 फ्लाइट डिस्प्ले है। इन दोनों को देखने के बाद यही लगता है कि दोनों ही केस में प्लेन का पोजीशन डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अंतर बस इतना है कि एक वेस्टर्न डिस्प्ले है और दूसरा सोवियत। वेस्टर्न डिस्प्ले में एयरक्राफ्ट का सिंबल फिक्स होता है और हॉरिजॉन मूव होता है, जबकि सोवियत इंडिकेटर में हॉरिजॉन फिक्स होता है और एयरक्राफ्ट का सिंबल मूव होता है। ये छोटे छोटे बदलाव आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली थी एरोफ्लोट फ्लाइट 821 में। ये प्लेन बिना किसी दिक्कत के टेक ऑफ कर गया और अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल गया। सुबह के करीब 4:30 बजे हल्की हल्की बारिश होने लगी। इस प्लेन को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। ATC ने कहा कि आप 4500 मीटर पर, यानी कि करीब 14000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। अब धीरे धीरे प्लेन अपने एल्टीट्यूड को कम करते हुए पर्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। फ्लाइट 821 को रनवे 21 पर लैंड करना था, लेकिन इस बात की खबर दोनों में से किसी भी पायलट को नहीं थी। प्लेन को उड़ा रहे फर्स्ट ऑफिसर इसी उम्मीद में थे कि वो रनवे 21 पर ही लैंड करेंगे, लेकिन ये प्लेन डायरेक्ट लैंड नहीं कर सकता था,
क्योंकि प्लेन रनवे 21 के राइट साइड से आ रहा था, ऑलमोस्ट रनवे के 90 डिग्री के एंगल में। अब क्योंकि ये प्लेन रनवे से अलाइन नहीं था, इसलिए यहाँ पर उन्हें गो अराउंड करने की जरूरत थी। प्लेन धीरे धीरे उस एयरपोर्ट की ओर बढ़ता रहा। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोलर से वेदर के बारे में पूछा। यहाँ पर कंट्रोलर ने वेदर की जानकारी देते हुए ये इंस्ट्रक्शन भी दिया कि एयरपोर्ट के पास आकर राइट की ओर मुड़ जाना और 6800 फीट पर आकर हमें इन्फॉर्म करना। आगे कैप्टन ने भी कंट्रोलर से पूछा कि जब हम मुड़कर प्लेन को रनवे से अलाइन कर लेंगे तब हमारे प्लेन का एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए। कंट्रोलर ने कहा विंड इज 50 डिग्री एट 10 नॉट्स, आप 3000 फीट पर आ जाइए। लेकिन यहाँ पर कैप्टन को लगा कि एटीसी ने 2000 फीट कहा। अब धीरे धीरे ये प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर आ गया। इसके बाद ये रनवे से अलाइन होने के लिए गो अराउंड करने के लिए निकल पड़ा। उधर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को कहा फ्लैप 30, पर कैप्टन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने फिर से कैप्टन को कहा कैप्टन फ्लैप 30। इस बात पर कैप्टन गुस्सा हो गए और कहा कि खुद कर लो, तुम्हें जो करना है करो। अब फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लैप को 30 पर सेट कर दिया। उधर एटीसी अपने रडार में देख रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि फ्लाइट नीचे आने के बजाय ऊपर की ओर जाने लग रहा है। तुरंत ही उन्होंने फ्लाइट 821 को रेडियो कॉल करके कहा कि आपको तो नीचे आना है ऑलमोस्ट 2000 फीट पर। फ्लाइट 821, हमारे रेडार के अनुसार आपकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। आपको नीचे आना है ऑलमोस्ट 2000 फीट पर, लेकिन आप लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। अपने एल्टीट्यूड को कंफर्म कीजिए। फर्स्ट ऑफिसर ने देखा प्लेन का नोज थोड़ा ऊपर उठ गया था, वहीं थ्रस्ट लीवर भी अपने आप बढ़ गया था। उन्होंने प्लेन के पिच को मैनेज किया और प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर कैप्टन ने कहा कि हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन एटीसी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप अप्रोच पाथ को पीछे छोड़ चुके हैं और इस वक्त आपकी एल्टीट्यूड भी काफी अधिक है। इसलिए एटीसी ने फिर से इंस्ट्रक्शन दिया कि आप एक बार फिर से एयरपोर्ट का चक्कर लगाओ और गो अराउंड करते हुए दोबारा से फाइनल अप्रोच शुरू करो और करीब 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाओ। कायदे से दोनों पायलट को एटीसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। फर्स्ट ऑफिसर एटीसी की बात ना मानते हुए प्लेन को गो अराउंड करने के बजाय उन्होंने लैंडिंग को जारी रखा। यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहे थे। एक प्लेन को रनवे पर सही सलामत लैंड कराने के लिए प्लेन के थ्रेशोल्ड लाइन से ऑलमोस्ट 3 डिग्री के एंगल में उतारना होता है। इसे हम ग्लाइड स्लोप कहते हैं। हालांकि ये 3 डिग्री फिक्स नहीं होता। 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच के एंगल में प्लेन को उतारा जा सकता है, लेकिन लैंडिंग करते वक्त अगर प्लेन का एल्टीट्यूड ही अधिक हो तो प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर चला जाएगा। अगर फोर्सफुली उस प्लेन को किसी तरह से लैंड कराने की कोशिश किया जाए तो प्लेन रनवे के टचडाउन पॉइंट से काफी आगे चला जाएगा। ऐसे में होगा ये कि प्लेन को रुकने के लिए पर्याप्त रनवे मिल नहीं पाएगा। ऐसे में हो सकता है वो प्लेन क्रैश हो जाए। अगर पायलट जबरदस्ती प्लेन के नोज को डाउन करके ग्लाइड स्लोप में आने की कोशिश भी करे तो वो अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एरोफ्लोट फ्लाइट 821 भी ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर उड़ रहा था, इसलिए एटीसी ने पायलट को कहा कि आपकी ऊंचाई काफी अधिक है, 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। लेकिन दोनों पायलट ने एटीसी के बातों को इग्नोर कर दिया। प्लेन की ऊंचाई अधिक होने के बावजूद भी वो लगातार रनवे की ओर बढ़ रहे थे। कंट्रोलर को समझ में नहीं आया कि ये गो अराउंड क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने फिर से कहा आप लैंडिंग प्रोसेस को रोक दीजिए और एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर फाइनल अप्रोच कीजिए। पर पायलट ने एटीसी को कोई भी जवाब नहीं दिया और अब भी वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे थे। कंट्रोलर को समझ में नहीं आया कि प्लेन में चल क्या रहा है। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे और वो गो अराउंड करने के लिए भी नहीं जा रहे। उन्होंने तीसरी बार फिर से कहा फ्लाइट 821, क्या प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा है? हमें आपके तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। कैप्टन ने जवाब दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ सब ठीक है, हमने आपके इंस्ट्रक्शन को सुन लिया है। इतना सुनने के बाद कंट्रोलर को ये तसल्ली हुआ कि चलो अब ये गो अराउंड करने के लिए निकल जाएंगे।
लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं। उधर कॉकपिट में भी फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा कि प्लेन को आप कंट्रोल करो। यहाँ पर कैप्टन ने गुस्से में जवाब दिया, मैं क्या कंट्रोल करूं, तुम ही करो। कैप्टन गुस्से में जवाब देते हुए फर्स्ट ऑफिसर के रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। कुछ देर बाद फर्स्ट ऑफिसर ने यह नोटिस किया कि प्लेन एक तरफ झुक रहा है और गलत दिशा में जाने लग रहा है। उन्होंने फिर से कैप्टन को यह बात बताया, कैप्टन प्लेन झुक रहा है, ये लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है। अब जाकर कैप्टन ने प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में लिया और प्लेन को लेफ्ट की ओर झुकाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, सही सुना आपने, लेफ्ट की ओर। प्लेन पहले से ही लेफ्ट की ओर झुक रहा था। इसे रोकने के लिए प्लेन को राइट की ओर काउंटर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्लेन को उसी तरफ झुका दिया जिधर पहले से ही झुक रहा था, यानी कि लेफ्ट की ओर। फर्स्ट ऑफिसर ने रोकते हुए कहा, कैप्टन बैंक टू द अदर डायरेक्शन, प्लेन को दूसरे तरफ मोड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन ऑलमोस्ट अपसाइड डाउन हो गया, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर हो गया। प्लेन की ऊंचाई भी इतनी नहीं थी कि दोबारा से प्लेन सीधा हो पाता और वापस से पायलट इसे कंट्रोल में ला पाते। नतीजा तेजी से ये धरती से टकरा गया और देखते ही देखते प्लेन विशालकाय आग के गोले में समा गया। इस वक्त सुबह के करीब 5:10 हो रहा था। सूरज भी ठीक से निकला नहीं था, लेकिन इस धमाके ने इतनी रोशनी फैला दी मानो दिन में भी सूरज निकल आया हो। एटीसी ने तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल किया। जल्द ही वो घटनास्थल पर पहुंच गए। प्लेन का मलबा ऐसे बिखरा पड़ा था मानो वो जगह कोई कूड़े का ढेर हो। पास में एक रेल ट्रैक गुजरती थी, वो भी करीब आधे किलोमीटर तक उखड़ गया। सारी की सारी ट्रेन भी रद्द हो गई। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्लेन का पुर्जा जल रहा था। ये प्लेन के कुछ अहम पार्ट्स हैं जिसे रिकवर किया गया इस हादसे में। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब यह पता लगाना था कि आखिर पायलट से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। कैसे एयरपोर्ट में आईएलएस सिस्टम होने के बावजूद भी ये प्लेन सुरक्षित लैंड नहीं कर पाया। कैसे ये प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ गया। क्यों ये प्लेन नीचे जाने के बजाय ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाने लगा। ऐसे बहुत सारे राज थे जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी था। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को सॉल्व करने में लग गए। उन्होंने नोटिस किया कि एयरपोर्ट के एक साइड आईएलएस यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मौजूद था, जबकि रनवे के दूसरे साइड आईएलएस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसे आसान शब्दों में कहूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एयरपोर्ट में रनवे के सिर्फ एक साइड ही आईएलएस इंस्टॉल्ड होता है। मे बी फंड नहीं मिला होगा, इसलिए मजबूरी में एक साइड ही आईएलएस इंस्टॉल कर दिया जाता है। वैसे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आईएलएस का होना जरूरी है, लेकिन दोनों तरफ होना जरूरी नहीं है। इसी का फायदा उठाया पर्म एयरपोर्ट के निर्माता ने। रनवे 21 पर आईएलएस तो फिट करके छोड़ दिया, लेकिन रनवे के दूसरे साइड यानी कि रनवे 03 पर आईएलएस सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा फ्लाइट 821 पर, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। प्लेन रनवे 21 के राइट साइड से आ रहा था। इट मीन्स इनके पास दो रास्ते थे। या तो वो रनवे 21 की ओर जा सकते थे जहां पर आईएलएस की फैसिलिटी मौजूद थी, या फिर वो 03 पर लैंड कर सकते थे जिसमें आईएलएस तो नहीं था, लेकिन रनवे 21 के आईएलएस को रिवर्स डायरेक्शन में यूज करके प्लेन को उतारा जा सकता था। इसे हम बैक कोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आईएलएस एंटीना जो रनवे के आखिरी छोर पर इंस्टॉल्ड होता है वो फ्रंट की ओर फेस होता है, और ये फ्रंट की ओर कई किलोमीटर तक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है, लेकिन कुछ वीक सिग्नल पीछे की ओर भी ट्रांसमिट हो जाता है। अगर पीछे यानी कि रनवे के दूसरे साइड आईएलएस नहीं है तो इसी वीक आईएलएस सिग्नल का यूज करके प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता कि आपको बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, बस कॉकपिट में ये BCRS बटन को प्रेस करना होता है। इसे प्रेस करते ही सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये बटन आजकल के लेटेस्ट प्लेन में दिखाई नहीं देगा।
क्योंकि इसका इस्तेमाल अब ना के बराबर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएलएस का ये वीक सिग्नल इतना कमजोर होता है कि अगर एक गाड़ी भी बीच से क्रॉस हो गई तो प्लेन और रिवर्स आईएलएस का सिग्नल दोनों के बीच इंटरफेरेंस हो सकता है। गाड़ी तो छोड़ो, बहुत बड़ी चीज हो गई, अगर कोई इंसान भी इस वीक सिग्नल को क्रॉस कर देता है तब भी प्लेन का कनेक्शन टूट जाएगा, दोनों के बीच इंटरफेरेंस हो सकता है। ऐसे में प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर प्लेन को किस तरह से उतारना है। इसलिए बैक कोर्स यानी कि उल्टे आईएलएस का इस्तेमाल ना करके सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्लेन को आरनेव पर उतार दे या फिर प्लेन को गो अराउंड करके आईएलएस वाले साइड जाकर लैंड करा दो, यही बेस्ट तरीका है। एरोफ्लोट फ्लाइट 821 जब एयरपोर्ट के ऊपर आ गया तब इसकी एल्टीट्यूड भी काफी अधिक थी और यहीं पर एटीसी ने कहा कि प्लेन को 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। अभी तक किस रनवे पर लैंड करना था ये डिसाइड नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी फर्स्ट ऑफिसर ने एफएमसी पर रनवे 21 को पुट कर दिया जिसमें कि आईएलएस था। इसके बाद प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए रनवे 21 की ओर निकल गया। आगे इन दोनों पायलट ने बैक टू बैक कई सारी गलतियां की। एयरपोर्ट में लगे आईएलएस सिग्नल को प्लेन कैप्चर कर सके इसके लिए प्लेन को ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर दूर से रनवे से अलाइन करना था, जबकि फ्लाइट 821 करीब 9 किलोमीटर में ही बीच में इंटर कर गया। यहाँ पर पायलट प्लेन को मैनुअली फ्लाई करने लगे। इवन ऑटो पायलट के साथ साथ उन्होंने ऑटो थ्रोटल को भी बंद कर दिया। ऐसे में ऑटो थ्रोटल को मैनुअली ही कंट्रोल करना था, लेकिन इसे एज इट इज छोड़ दिया गया। पावर को रिड्यूस भी नहीं किया गया। नतीजा इस प्लेन को 2000 फीट पर आना चाहिए था, लेकिन ये और भी ऊपर जाने लगा। यहीं पर एटीसी ने अलर्ट किया कि हमारे डेटा के अनुसार प्लेन ऊपर जा रहा है, जबकि कैप्टन ने जवाब दिया कि वी आर डिसेंडिंग, हम तो नीचे आ रहे हैं। कैप्टन लगातार एटीसी को झूठी जानकारी दे रहा था, उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था। अब क्योंकि प्लेन की ऊंचाई अधिक थी इसलिए फ्लाइट 821 आईएलएस के ग्लाइड स्लोप को भी कैच नहीं कर पाया और आईएलएस के रेंज से बाहर चला गया। एटीसी बार बार गो अराउंड करने के लिए कहा, पर कैप्टन ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब भी कोई प्लेन मुड़ता है तो एक इंजन को अधिक पावर लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऑटो थ्रोटल ही ऑफ था, सब कुछ मैनुअल में था। फर्स्ट ऑफिसर एल्टीट्यूड को सेट करने में लगे हुए थे, उधर कैप्टन का एटीट्यूड अलग ही लेवल पर था, जो करना है खुद करो। ऐसे में अकेला फर्स्ट ऑफिसर के ऊपर बहुत सारा लोड आ गया। प्लेन को राइट की ओर मोड़ने के लिए लेफ्ट इंजन को अधिक पावर लगाने की जरूरत थी। नॉर्मली ये काम ऑटो थ्रोटल करता है, लेकिन वो ऑफ था। फर्स्ट ऑफिसर मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन वो दूसरी ओर बिजी थे। और कैप्टन का तो बात ही छोड़ दो, प्लेन राइट की ओर मुड़ तो रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा पावर ना मिलने की वजह से ये लेफ्ट की ओर झुकने लगा। एक तरफे फोर्स की वजह से प्लेन लेफ्ट की ओर तो मुड़ गया, लेकिन आखिरी मोमेंट में कैप्टन ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कैप्टन के पास सोवियत प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जिसका फ्लाइट डिस्प्ले देखने में बिल्कुल ही उल्टा दिखाई देता है। इसलिए वो भी कंफ्यूज हो गए कि प्लेन लेफ्ट की ओर झुक रहा है या राइट की ओर। इसी कंफ्यूजन में उन्होंने उसी दिशा में प्लेन को मोड़ दिया जिस दिशा में प्लेन पहले से ही झुका हुआ था। नतीजा अचानक से प्लेन और तेजी से झुक गया और प्लेन उल्टा होकर अपसाइड डाउन हो गया और इस तरह से सब कुछ आग के लपटों में समा गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार पायलट होश में नहीं थे। अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि प्लेन का झुकाव किस डायरेक्शन में है। इसके अलावा उन्हें फ्लाइट डिस्प्ले को समझने में दिक्कत थी, वो ठीक से चीजों को समझ नहीं पाते थे। इवन एटीसी ने भी इल्जाम लगाया कि कैप्टन गुस्से में बात कर रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी नहीं कर रहे थे। मैं उसे लेफ्ट की ओर जाने को कहता तो वो राइट की ओर मुड़ जाते, गो अराउंड करने के लिए कहता तो वो इग्नोर कर रहे थे। फोरेंसिक टेस्ट से ये पता चला कि कैप्टन के बॉडी में अल्कोहल भी मौजूद था, उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था। इसके अलावा उन्होंने इस फ्लाइट से पहले रेस्ट भी नहीं लिया था। इवन एक व्यक्ति भी सामने आया जिनका एक रिलेटिव इस हादसे में मारा गया। उन्होंने एक एसएमएस दिखाते हुए कहा कि ये एसएमएस मेरे रिलेटिव ने भेजा, उसमें लिखा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने अभी अभी कैप्टन को देखा,
वो नशे में धुत है। इस हादसे में एरोफ्लोट एयरलाइन की बहुत बड़ी गलती सामने दिखाई दिया। दरअसल ये कंपनी पहले सोवियत प्लेन ऑपरेट किया करती थी, पर बदलते समय को देखते हुए इस कंपनी ने वेस्टर्न प्लेन बोइंग 737 खरीदा। लेकिन प्लेन को खरीदने के बाद इनके एयरलाइन कंपनी में कोई भी ऐसा पायलट नहीं था जो वेस्टर्न प्लेन यानी कि बोइंग 737 को उड़ा सके। इसलिए इन्होंने जल्दीबाजी में कम एक्सपीरियंस पायलट को भी जॉब में लेना शुरू कर दिया। एक पायलट जो कोई दूसरा प्लेन उड़ाता था और अब उसे बोइंग 737 उड़ाना है, तो ऐसे में उन्हें बोइंग 737 की टाइप रेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये टाइप रेटिंग भी सही से नहीं किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज में भी भारी दिक्कत थी। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, एल्टीट्यूड इंडिकेटर जैसे बेसिक चीजों को भी गलत तरीके से रीड किया जा रहा था। ऐसे में आप सोच सकते हैं इन पायलट्स का एक्सपीरियंस कितने लो लेवल का होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस एयरलाइन कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया था जहां ऐसा हादसा एक ना एक दिन तो होना ही था। और हम सभी जानते हैं सुधार तभी होता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।